कैसे हैं? ठीक ठाक। काम ठीक चल रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। लकी भाई, ही इज वन ऑफ द वेरी हाई प्रोफाइल यूट्यूबर्स ऑफ द कंट्री। क्या यही वो वजह नहीं है कि जिसकी वजह से बिजनेसमैन भाग रहे हैं? क्या आपको बिग ब्रदर तक रसाई चाहिए? भाई वो बिग ब्रदर हर चीज में इंटरेस्टेड भी तो है। मैं बहुत बड़ा मुनाफिक हूँ अगर मैं ये कहूंगा कि मेरे ऊपर आज 39% टैक्स रेट बनती है। शब्बर जैदी साहब कहते थे ना, जो बंदा टैक्स देता है वो बेवकूफ है। मैं इस पे यकीन रखता हूँ। रियासत पहले तो इंटरफेयर करना बंद कर दे। जो चीज़ उसको समझ नहीं आती ना, उसमें घुसना बंद कर दे। शूट फर्स्ट थिंक लेटर के आइडियोलॉजी से बाहर निकल जाए। ये 20 to 30 ईयर ओल्ड हैं, इनके लिए रियासत एक पैरासाइट है। कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर नौजवानों ने पहल की हो, उसके अंदर आप देखें कि रियासत ने कभी उनका हाथ बटाया हो। हम IT पार्क बनाएंगे। अब IT जमीन बेचना, जमीन की कटौतियां करना, कॉर्नर प्लॉट देना, अब वो IT पार्क का कॉर्नर प्लॉट, आपको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। जो आदमी इस सिस्टम में रहते हुए काम करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई भी कॉर्नर कट कर ले, कोई भी कॉर्नर कट कर ले, मेरी नज़र में ये एक मॉरल इशू नहीं है। ये 25 करोड़ लोगों में से 16-17 करोड़ नौजवान हैं। बिल्कुल। ये किस तरह सोचते हैं, ये अरबाब इक़्तिदार को पता ही नहीं है। इनमें से एक आदमी इनकॉम्पिटेंटली इनको बस ये ख्वाब बेच पाया है कि वो उनके बारे में सोचता है, बस पाइट पाइपर की तरह उसके पीछे पड़ गई। जो गरीब मेरिटेड लोग होते हैं दुनिया भर में, उनको ये समझ आती है कि लाइफ डजंट गिव यू सेकंड चांसेस, और अमीर लोग जो होते हैं उनको सेकंड चांसेस मिलते हैं। यहाँ पे वो फर्स्ट चांस ही नहीं है। देयर इज नो चांस। लेट पीपल ब्रीथ। अमेरिकन ड्रीम के 4 बुनियादी सुतून है: अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, मेरिटोक्रेसी, फ्रीडम एंड अपवर्ड मोबिलिटी। व्हाट इज द पाकिस्तानी ड्रीम राइट नाउ? बच के निकलो। देयर आर पीपल डाइंग इन द सीज ऑफ यूरोप टू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। पाकिस्तान को एलीट्स का मुल्क कहा जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से ये एलीट भी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। सिर्फ 2 सालों में तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी कंपनीज और बिजनेसेस दुबई में रजिस्टर हुए, और मैंने एक मोटा हिसाब लगाया तो कम से कम कॉस्ट भी उस बिजनेस को रजिस्टर करने की, जिसमें गोल्डन वीज़ाज भी शामिल है और वैसे एक सिंपल रजिस्ट्रेशन भी शामिल है, वो कोई लगभग $1 बिलियन हम दुबई में लगा चुके हैं। इसकी वजह क्या है? और क्यों वो लोग जो पाकिस्तान में ताकतवर समझे जाते थे, अब पाकिस्तान उनके मफादात को भी सर्व नहीं कर पा रहा? इस बात पर बात करने के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार किस्म के वकील हैं, राइटर हैं, लिखते क्या हैं जी, शायरी करते हैं। इनके आर्टिकल्स में मुझे तो ऐसा लगता है कि पोइट्री हो रही होती है। मेरे दोस्त हैं और आपने उनको मेरे केसेस के बारे में दुनिया को बताते हुए भी देखा होगा। अब्दुल मोइज़ जाफरी। अस्सलाम वालेकुम मोइज़। वेलकम टू रफ्तार। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज क्वाइट द इंट्रो। थैंक यू। मैं और मोइज़ एक दूसरे को तकरीबन कोई 20 साल से जानते हैं, लेकिन ये पहली दफा है कि हम लोग इस कैपेसिटी में एक दूसरे के साथ। I just realized. कैसे हैं? ठीक ठाक। How's it going? Good, good. काम आप कैसा चल रहा है? Really good. Now that आपके लिए इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ी, thankfully. Good. काम ठीक चल रहा है? Absolutely not. ये एक रिफ्लेक्स होता है वैसे। कि ठीक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कह देना। हाँ। फरहान साहब, हम जो काम करते थे वो काम अब होता ही नहीं है। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर आज आप टेंडर के अंदर हार रहे होते हैं, तो आपके पास पहले ऑप्शन ये होता था कि आप एक वकील करेंगे, वो इस पूरे सिस्टम के अंदर एक तरह का ब्रेक लगा देगा, रुकाव आ जाएगा उसकी वजह से, जिसकी वजह से सिस्टम तड़प उठेगा और आपसे नेगोशिएट कर लेगा, या आप जीत के उस टेंडर को रफा दफा कर देंगे। इसी तरह टैक्स के अंदर अगर आपसे 10 रुपये मांग लिए रियासत ने, नाहक मांगे, तो आप नेगोशिएट करने का या अपनी सफाई पेश करने का वक्त ढूंढने के लिए कि कहीं डिमांड नोटिस ना आ जाए, आपकी अकाउंट बंद ना हो जाए, तो इस दौरानिए में आप वकील करते थे। वकील एक हुक्म इम्तनाई लेता था और फिर आप नेगोशिएट करते थे। अब वो वकील वाला जो हिसाब है वो इस सिलसिले से निकल गया है, क्योंकि उसको वो कोर्ट नहीं मिलेगा, उसको वो जज नहीं मिलेगा, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी जिस इन्वायरमेंट में वो ये खातर खा आपके लिए एक रुकावट बन सके। जायज़ नाजायज़ वो एक अलग बात है। अब क्योंकि ये हट गया है, लिहाजा अब आप बराह रास्त रियासत के जो भी आलाकार है जो कि आपको रोक रहा है, आप उससे नेगोशिएट करते हैं। टैक्स कमिश्नर साहब से डायरेक्टली जाके बात करते हैं। अब वो जाने और उनका काम जाने। बिग और ब्रदर को बीच में डालते हैं। आप अगर डालना पड़े तो डालते हैं। टेंडर्स में आप ऐसा करते हैं कि जो जीता था आप उससे हाथ मिला लेते हैं कि चलें जी, मिल बांट के कुछ कर लेते हैं, ये खामखाई में ये केसेस चलेंगे। आप जो एक एक्चुअल प्राइम लीगल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती थी और जो सर्विस मेरे जैसे वकील देते थे इस मुल्क में, उसकी ना अब गुंजाइश है और ना अब किसी को उसकी ज़रूरत है। लेकिन मोइज़, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास अदालतें कहीं भी, मतलब जैसे मुझे तो कॉर्पोरेट और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर का ज़्यादा नहीं पता,
लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सहाफ़त। हम लोग ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई खबर करते हैं, तो उस खबर पे अ, ताकतवर लोग तो एक्शन लेंगे हमारे खिलाफ। तो उसके बचाव का वाहिद जो हम जिसके बलबूते पे वो खबरें करते थे, वो अदालतें होती थी, वो जज साहिबान होते थे, वो एक लीगल बीच में एक बफर था जो हमें बचाता था, कहता हटो पीछे हटो। वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम बिल्कुल रहमो करम पे हैं ताकतवर लोगों के, चाहे वो किसी भी लिहाज से हों। तो बिजनेसमैन इस सूरत में जो आप, क्योंकि आई एम श्योर यू, आपके बड़े एक अलग लेवल की इंटरेक्शन होती है, क्योंकि बिजनेसमैन बड़े शर्मीले होते हैं, वो अपनी बहुत सारी बातें पब्लिकली नहीं करते। सेंटिमेंट क्या है इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर का, बिजनेस कम्युनिटी का? एंड आई बिलीव यू आल्सो कंसल्ट फॉरेन एंटिटीज अबाउट पाकिस्तान। थोड़ा सा पहले तो लोकल और फिर जरा इंटरनेशनल बताएं कि लोग सोच क्या रहे हैं पाकिस्तान के बारे में इस वक्त। ये मैं शायद इधर-उधर चला जाऊँगा, आप मुझे रोकिएगा। पहले तो मैं इंटरनेशनल की बात कर लेता हूँ। मैं फॉरेन इक्विटी एडवाइज़री अगर कर रहा हूँ या करता था, तो उनके अगर एक सर्टेन पीरियड में 10 क्वेरीज़ आती थी, तो 1 क्वेरी आएगी। जिस स्केल की क्वेरी आती थी इन्वेस्टमेंट की, वो मतलब मीडियम स्केल या लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट क्वेरीज़, या अगर आपसे जो सवाल किया जा रहा है, आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है। अब उस तरह की क्वेरी नहीं, अब माइक्रोकॉज़म क्वेरी आएगी, अगर आती भी है पाकिस्तान के हवाले से, तो किसी फैमिली रन एंटरप्राइज़ के बारे में आएगी। इसी तरह आपने एनवायरनमेंट की बात की। देखिए फरहान साहब, अभी भी हम चंद अफ़राद के कंधों पे खड़े थे ना। 1-2 जज साहब थे जो क्रिमिनल में रिलीफ़ दे दिया करते थे, 1-2 जज साहब थे जो टैक्स में रिलीफ़ दे दिया करते थे, क्योंकि जो निज़ाम था उसको तो हमने प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए अनफॉर्चुनेटली डिसमेंटल कर दिया। किस तरह किया? जो क्रिमिनल लॉ का निज़ाम था, वो गेट नवाज़ एंड गेट ज़रदारी राउंड 1 पनामा के अंदर हमने उसको डिसमेंटल कर दिया। जो एफआईए की इंक्वायरी के खिलाफ, आपको पता है एक ज़माना था कि जब नैब आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करती थी, तो कोर्ट उस इंक्वायरी को पहले दिन हुक्म इम्तनाई देके रोक देता था कि नहीं जी, सॉरी, ये जो इंग्रीडिएंट्स हैं इंक्वायरी के, वो बादियों नज़र मीट नहीं होते, आप आके हमें सेटिस्फाई करें, फिर हम आपको आगे एक शो कॉज़ भी या एक कॉल अप नोटिस भी इस सेटिस्फैक्शन के बाद देने की इजाज़त देंगे। और कई ऐसी इंक्वायरीज़ होती थी जो कि उसी स्टेज पे क्वॉश कर दी जाती थी कि जी फारिग, सॉरी। क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। नहीं, एफआईए के साथ भी यही होता था कि एफआईए ने आपको एक नोटिस दे दिया, उस नोटिस में ना सर है ना पैर है। ये कोर्ट उनको रोकेगा, जैसे हमें दिया। कोर्ट उनको रोक के कोर्ट उनको रोकेगा, ये नहीं कहेगा कि अच्छा आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप जाके उनके साथ पार्टिसिपेट करें। कोर्ट उनको रोकता था और कहता था कि आप आके यहाँ जवाब दें कि आपने ये नोटिस किस किस चीज़ के तहत दिया है। ठीक है। क्या आपके पास बेसिक मवाद है जो कि नोटिस में रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। सही। अच्छा, ये सिलसिला ख़त्म किया गया क्योंकि आप जब शरील मेमन को, जरदारी साहब के और लोगों को अरेस्ट करना चाह रहे थे, तो इसी तरह के कोर्ट्स जो हैं वो रास्ते में आ रहे थे और वो भी रूटीन में काम कर रहे थे। कोई जजेस जो हैं वो बहादुरी उस वक़्त नहीं दिखा रहे थे। रूटीन में इस तरह उनकी बात सामने आती थी और रूटीन में वो इन चीज़ों को रोक दिया करते थे। तो वहाँ पे जुडिशरी के अंदर से ही डायरेक्शंस आई और पॉलिसी पुशेज़ आईं, जिनके बाद नैब की इंक्वायरी को रोकना तो एक नामुमकिन सी बात हो गई, क्योंकि उस वक़्त प्रोजेक्ट नैब चला रही थी। जो जनरल थैंक यू की रेन थी, उसके अंदर नैब के थ्रू ये प्रोजेक्ट चलाई जा रही थी। और एफआईए क्योंकि वो एफआईए क्योंकि सिंध से रिलेटेड था, तो वहाँ पर और मेरे ख़्याल से उस वक़्त के जो एफआईए की हमेशा इंक्वायरीज़ जो है ना, वो उनका मेयार हमेशा नैब से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स काम कर रशीद रहे अहमद होते हैं। साहब थे। जी, मैं I didn't wasn't sure if it was him. He Yes. was for Omni, but I don't remember for all the other ones. फेक But अकाउंट्स केस में तो वही थे। नहीं, फेक अकाउंट्स के तो वो थे, मुझे याद है, लेकिन आप उसकी वो म्यार देखें इंक्वायरी का, तो मतलब समझ आती है कि यहाँ मेहनत हुई है। अगर कोई भी और मुल्क होता तो मूवी बन जाती है इस पे। बिल्कुल ठीक। ये एक प्रॉपर इंक्वायरी है। मतलब नैब में वो हमने 2 डंडे मारे और उसने 34 अरब मान लिए, मतलब इससे बेहतर इंक्वायरी नहीं होती। अच्छा, तो एफआईए की इंक्वायरीज़ में भी क्योंकि एक स्टेट रिलेटेड पुश थी, तो वहाँ पर भी ये वाले ऑर्डर्स आना शुरू हो गए कि चलें जी, आप अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप जाके जवाब दें। और फिर वो आपको दिन ब दिन तवातुर से बुला रहे हैं, ट्यूसडे मॉर्निंग आए, वेडनेसडे मॉर्निंग आए, थर्सडे मॉर्निंग आए। जिस तरह ये बात फरिया अज़ीज़ ने, ईमान ने, इन सब ने कॉइन किया है कि ये प्रोसेस ही फिर पनिशमेंट बन गया कि आपको इस्लामाबाद बुला रहे हैं, फिर इस्लामाबाद से कराची बुला रहे हैं। फिर एक आम आदमी, अगर आप अरबपति हैं तो आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, और अगर आप आम आदमी हैं तो आपकी साख ही नहीं है कि आप 10 फ़्लाइटें लें 1 महीने के अंदर उनके जवाबदेही के लिए। या अगर आप एक 9 टू 5 वर्किंग इंडिविजुअल हैं, तो आपकी नौकरी नहीं रहने वाली, क्योंकि आपको एक जगह सुबह आपकी पूरे दिन ज़ाया होना है। आप कितनी दफ़ा जवाब देंगे अपने एम्प्लॉयर को, चाहे एम्प्लॉयर पे बराह रास्त आप असरअंदाज नहीं भी हो रहे, ठीक है। फिर रियासत उन पे भी असरअंदाज होना शुरू हो गई। तो ये बाय पॉलिसी हमने क्रिमिनल लीगल प्रोटेक्शंस डिसमेंटल की, ये देखते हुए कि ये फला फला शैतान है, इनको हमें पकड़ना है। उसकी वजह से ज़द में आए हम, या आम लोग, वो लोग जो हैं वो फिर साइड चेंज करके दे सैड प्रिटी। इसी तरह जो सिविल लॉ प्रोटेक्शंस थी,
वो भी प्रोजेक्ट इमरान खान की वजह से ही अनफॉर्चुनेटली डिसमेंटल हुई। वो इस तरह कि जब ये वो प्रोजेक्ट लेट्स गो पैसे बनाने, नया पाकिस्तान बनाना है, तो उस वक़्त किसी को ख़्याल आया कि जी 600 अरब रुपए जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर लिटिगेशन में फँसे हुए हैं रियासत के। अब ये वो 600 अरब, 500 अरब, 400 अरब, ये वो पैसे थे जो टैक्सेशन की लिटिगेशन में फँसे हुए थे। अब फरहान साहब, हर दफ़ा रियासत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव लॉयर होता है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं होता कंपेयर टू जो एक बिग टिकट लॉयर रियासत के ख़िलाफ़ वो केस कर रहा है। मतलब कोई बिग मेजर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए उसकी अगर टैक्स डिमांड गलत है, तो उसके लिए जो वकील आएगा, जो उसकी जो फ़ीस होगी, उतनी फ़ीस आप पूरे अपने डिपार्टमेंट को नहीं देते होंगे जो दूसरी तरफ से खड़े होंगे। तो समझ आती है कि उसकी बारीकी, उसकी जो नज़र होगी, जिस बारीकी से वो केस प्रेज़ेंट करेगा, जिस उम्दगी से वो बयान करेगा, वो नहीं होगा दूसरी तरफ। लेकिन हमेशा जजेस इस बात को परखते हुए खुद एक्चुअली हुकूमत का केस जो है वो देखते थे। वो ये नहीं देखते थे कि सामने से जो साहब आर्ग्यू कर रहे हैं वो कमज़ोर हैं, तो लिहाजा ये केस ऑन द मेरिट्स इनको स्टे देना बनता है। हमेशा से फिस्कल मैटर्स में जजेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई थी, हमेशा से। लेकिन क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल भी एक क्लेम बनती नहीं है, अब जैसे जीआईडीसी थी, जीआईडीसी को जो तवातुर से डिफीट हुआ, जीआईडीसी वो इसलिए डिफीट हुआ इसलिए कि वो बनता नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे हवा के अंदर, मतलब एक उमूमी तौर पे कहना जी हम करेंगे डेवलप, क्या करेंगे डेवलप पता ही नहीं है, क्या करेंगे बिल्कुल डेवलप, ठीक है। इंशाल्लाह करेंगे डेवलप, और फला चीज़ करेंगे डेवलप। वो ईरान तुर्कमेनिस्तान पाइपलाइन है, वो सियासत की वजह से बंद है, और वो इंडिया टापी है, वो इंडिया की वजह से बंद है। लेकिन हम अच्छा, अगर करेंगे। बंद है तो पैसे क्यों ले रहे हो, और अभी तक जो लिए हैं उसको दे क्यों नहीं रहे हो वापस? ये मंसूर अली शाह साहब का डिसेंट था जीआईडीसी में। अब इस तरह की चीज़ों को रोकती थी कोर्ट, जिसका न सर न पैर था। बिल्कुल ठीक है। कहने का मकसद ये कि ये जो 600 अरब रुपए थे, ये 6000 होते अगर जजेस जो हैं वो लिबरली अप्रोच करते टैक्सेशन को। ये तो वो 600-500 अरब रुपए थे जो कि बनते ही नहीं है किसी से लेना, और देने के लिए रियासत को अब जो कोशिशें की जाएंगी वो नज़ीर को उलट करके कोशिशें की जाएंगी। ये तो हो गई आपकी सिविल साइड, आपने ये बता दिया कि भाई, तो क्या बिजनेसमैन ने यही चीज पिछले पहले से फोर्सी कर ली थी? क्योंकि जो नंबर मैंने आपको अभी कोट किया है कि 50,000 कंपनीज भाग गई हैं यहाँ से, जी। ये फोर्सी कर चुके थे कि 26वीं तरमीम तो 1 साल पहले आई है, चले मिला लेते हैं उसको। क्या यू थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई बिजनेसमैन, क्योंकि आप देखें हुसैन दाऊद साहब अब यहाँ नहीं रहते, जो बड़े बड़े लोग हैं, आपको पता होगा, पता नहीं आपको, आपकी नज़र से गुजरा नहीं गुजरा है कि जब ये आईपीपी की निगोशिएशंस हो रही थी, तो सैफायर ग्रुप के जो ओनर हैं, जिनकी एक्सपोर्ट्स $2.5 बिलियन हैं, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था मुल्क छोड़ने से, मतलब उनको मना, बाद में चले गए लेकिन रोक लिया गया। सो यू थिंक बिजनेसमैन सॉ दैट कमिंग? और जो हम देख रहे हैं कि लोकल इन्वेस्टमेंट में बाहर के तो पैसे नहीं आ रहे, वो जो 75 अरब ओ 25 अरब डॉलर आने थे, लेकिन मकामी सतह पे भी हम नहीं देख रहे कि कोई पैसा हाथ छोड़ रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ दिस? कैन इट बी? यार देखें, आपने नैब बनाया वो 430 अरब 500 अरब का इल्ज़ाम लगा के, लेकिन उसकी नीयत क्या होती थी? शेक डाउन होती थी ना, कि एक बंदे को उसके एयर कंडीशन प्लश कमरे से निकाल के एक मॉथ इन्फेस्टेड, कॉकरोच देखो ठीक इन्फेस्टेड है। डब्बे में बंद कर दो। वो डर जाएगा, वो मान जाएगा, बेस्ट केस सिनेरियो। सेकंड बेस्ट केस सिनेरियो, वो मानेगा नहीं भी तो वो 30 अरब वापस दे देगा, हाँ, वो 20 अरब वापस दे देगा। और ये प्ली बार्गेन्स पॉलिटिशियन ना भी करे तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो करती ही थी ना। करती थी। अब वो, और वो प्ली बार्गेन का ये सिलसिला पहले ऐसा होता था 2019 से पहले, कि आप प्ली बार्गेन करके वापस अपनी नौकरी पे लग जाया बिल्कुल करते ठीक थे। है। उसकी कोई मुजरिम होने की कोई असर भी नहीं पड़ता था। कोई उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं होती थी कि आप मुजरिम हैं अगर आपने प्ली बार्गेन किया। सही। अगर आप वॉलंटरी रिटर्न करते थे तो आपके ऊपर मुजरिम का ठप्पा लगता था, लेकिन प्ली बार्गेन में लगता ही नहीं था। उसके बाद ये कानून चेंज हुआ क्योंकि सही। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। मैं कहने का मकसद ये कि जब आपने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होनी है, इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन की आड़ में धौंस के थ्रू आपने लोगों से पैसा रिकवर किया है, तो ये फिर वन स्टेप ही रिमूव्ड है ना, कि फिर आप रिकवरीज़ की आड़ में, आप रिकवरीज़ जब प्राइवेट बिजनेस से करेंगे तो वो भी धौंस के थ्रू करेंगे। आपने जो ये सैफायर के ग्रुप का जिक्र किया, ये क्या था? आप एक आदमी को जो कि यूज्ड टू है, ठीक है वो पाकिस्तान में रहता है कुछ पर्सनल सैक्रिफाइसेस देके, लेकिन वो इसलिए रहता है इसलिए कि वो यहाँ की क्रीम की तरह यहाँ हाँ पे फ्लोट हाँ, करता है। इसका मुल्क है। अगर अगर आप उसकी वो फ्लोटेशन के लिए उसको मोमेंटरीली उसको भी डुबा देंगे कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो क्या वो याद रखेगा, उसको भूल जाएगा इस बात को कि फॉर अ मिनट आई वाज अ नॉर्मल पाकिस्तानी एंड आई हैड टू सफर फॉर फ्रॉम व्हाट एवरीवन नीड्स टू सफर फ्रॉम, व्हिच इज आई माइट नॉट बी एबल टू डू दिस, और मेरा टायर पंक्चर हो गया, मैं एक चीज़ कर नहीं सका बिकॉज ऑफ सिचुएशन आउटसाइड ऑफ माई कंट्रोल। यू मेड अ बिलियनियर फील लाइक दैट फॉर अ डे और 2 days और 10, यू थिंक ही इज गोइंग टू फॉरगेट इट? आप कह रहे हैं हुसैन दाऊद साहब, यहाँ पे आप अपने टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना सकते हैं, आप अपने घर के सामने की रोड ठीक कर सकते हैं, आप
इतना प्लश गाड़ी ले सकते हैं, उसको आर्मर कर सकते हैं, आप अपने आप को ककून कर सकते हैं यहाँ की प्रॉब्लम से। लेकिन फिर भी आप अगर हॉस्पिटल जाना है तो यहाँ का जो इमरजेंसी में जाना है तो यहाँ का जो बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल है उसी में जाना होगा। आप उसको फ़ंड कर सकते हैं, उसको पैसे दे के वहाँ पे अपना एक स्पेशल वार्ड बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर रियासत इतनी बेढंगी हो जाए कि इसकी भी कोई गारंटी ना हो कि आपको उस अस्पताल तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या अगर अगले दिन उस अस्पताल का डॉक्टर कह देता है कि भाई अब आप फला डॉक्टर के पास जाएं अमेरिका में या लंदन में, बाहर नहीं जा आप वो भी नहीं जा कर पाएंगे, या पानी में ऐसे अमराज पैदा हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे, या मतलब एक मच्छर जो है वो पहले मलेरिया फैलाता था, अब डेंगू और एक और कीड़े के थ्रू जीका। देखें, आपकी जब इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स हो रही हो हाँ। तो देयर इज ओनली अ पॉइंट वेयर अ 70 ईयर ओल्ड और अ 75 ईयर ओल्ड सेज बस, मैं मेरे जो बचपन का पाकिस्तान था वो ख्वाब था, वो अच्छा था, वो ये पाकिस्तान नहीं है, आई एम डन। ओके, देखिए वही जुडिशरी हमेशा से कोई 148 150 नंबर पे रहती थी, ये इन सब तरामीम से पहले भी। लोग कहते हैं यार क्या फर्क पड़ता है यार, अच्छा है रगड़ा दे दिया इनको, पहले क्या कर रहे थे। एक बात तो जुडिशरी की, दूसरा वी वर ऑलवेज अ लाइसेंस राज, परमिट राज। हम तो, आप क्या जानते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं था, आप किसको जानते हैं जरूरी था ना। उसी की एक एक्सटेंशन देख रहे हैं, क्या फर्क आया है कि जो अचानक हम एक बिल्कुल कोलैप्स देख रहे हैं कॉन्फिडेंस का। हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ऑन पेपर नहीं होती थी, वो अनरिटन होती थी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि लाइसेंस राज था, सर्टन कंट्रोल्ड एक्टर्स थे। लेकिन फरहान साहब, स्टेट की डेस्परेशन वो नहीं थी जो आज है। स्टेट की नीड्स, स्टेट की रेपेसिटी वो नहीं थी कि कैपेसिटी समझाइएगा। मतलब स्टेट की भूख, भूख, ओके, स्टेट की ग्रीड ठीक है। के मिनरल्स हैं तो वो भी मुझे ही करने हैं, हम्म, या हम्म, करने हैं। हम्म। अम, क्रिप्टो भी मुझे ही करना है। अब खाना है तो वो भी मुझे ही करना है, फूड सिक्योरिटी है मुझे ही करना है। अच्छा, फूड सिक्योरिटी अगर कोई और कर रहा है ना तो उससे नेगोशिएट मैंने करना है। हम्म, अच्छा, अगर अगर गैस है तो इन्वेस्टिगेट मैंने करना है। ब्रिज है मैंने बनाना है, अब वो मैं हूँ, बड़े भाई हैं, करना मैं नहीं है। अच्छा, ब्रिज कितने और बनाए, नहीं बनाए लेकिन बना लेंगे। हम्म। टेंडर है भाई, 4 अरब का टेंडर है, मैं नहीं जीतना है। अच्छा, जीत के क्या करेंगे, मैं फैसला करूंगा कि उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े बना के 10 टेंडर बना के मैं उसको रीटेंडर इंटरनली कर लूंगा। फिर कोई और ही किसी और से करवाऊंगा। आपसे मुझे जीतना है। वो जो अलहाज कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको दे दूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं दूंगा हाँ। उसका कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना के, I'll be the hand that gives, एंड आई विल बी द हैंड दैट टेक्स takes as well. यू नो माय फेयर शेयर। Yeah. तो जब आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, फाइनेंशियली आप स्टैग्नेंट नहीं है, आप गिर डिटेरिएट रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बार-बार डिटेरिएट कर रहे हैं। मतलब ये जो मल्टी जनरेशनल बिज़नेस हाउसेज़ हैं, वो अगर 10% पे भी ग्रो किए हैं पिछले 10 साल में, तो जो डॉलर बिलियनियर था 10 साल पहले, वो आज डॉलर बिलियनियर नहीं है, क्योंकि डॉलर 3 बिल्कुल ठीक। एक्स डिफ्लेट हो गया है। तो ये दिस कम्स बैक एंड हर्ट्स पीपल। मतलब आज से 10 साल पहले आप एमिरेट्स के ऊपर अगर छुट्टी मनाने जा सकते थे, तो आप एमिरेट्स की इकोनॉमी क्लास का सोचते थे कि जी ठीक है। अब आपके लिए गल्फ़ की एयरलाइन का इकोनॉमी क्लास टिकट जो है, वो एक 2 बार सोचने वाली चीज़ है। पेगासस लेते हैं अब आप। आज से 15 साल पहले आप एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास अपग्रेड कर लिया करते थे। अब तो ये हँसने वाले ख्वाब हैं। मतलब आप किसी से पूछें कि जी आप 8 लाख 10 लाख रुपए का टिकट लेंगे लंदन का, तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बेस फेयर, तो ये यू नो दिस इज़ नसीम बियॉन्ड द बेग मिडल साहब हैं, क्लास। नसीम बेग आरिफ हबीब ग्रुप के बड़े सीनियर डायरेक्टर्स में से हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट पे हमारे साथ कहा था कि द होस्ट हैज नाउ बिकम द पैरासाइट। जी। और वो चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। मतलब उन्होंने कहा भाई मसला ये है कि पिछले 2-3 सालों में बस अब ये हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, वी आर ईटिंग आवरसेल्व्स। तो उसका ये मसला है। अच्छा, समझ में आ गया। आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया, डेस्परेशन आ रही है, और रादर देन लेटिंग गो यू आर होल्डिंग ऑन टाइटर टू व्हाटएवर वाज ऑलरेडी योर्स। आपका ही था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो अब और सख्ती से उसको पकड़ रहे हैं। आप 25 करोड़ लोगों का मुल्क है मोइज। 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से बाहर गए होंगे, अभी चलो 1 करोड़ और चले जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस प्रोग्रेसिंग? फरहान साहब, ये मसला नंबर्स का नहीं है, ये मसला एक कॉग्निटिव डिसोनेंस का है। ये 25 करोड़ लोगों में से 16-17 करोड़ नौजवान हैं। बिल्कुल। ये किस तरह सोचते हैं, ये अरबाब इक़्तिदार को पता ही नहीं है।
अच्छा ये नहीं पता, रियासत के बारे में क्या नाराज है वो तो सोचते बहुत नहीं उनसे। नहीं अमूमी तौर पे पता है कि यार ये शायद फला पार्टी के सपोर्टर हैं, हम्म, लेकिन इनकी एवरीडे व्हाट मेक्स देम टिक ये किसी को समझ ही नहीं है, सही। क्योंकि उनसे उनसे कम्युनिकेशन का कोई रास्ता जो जमहूरियत में इलेक्शन होता है बचा ही नहीं है। वो नहीं है। उसके अलावा भी जो रिवायती पॉलिटिक्स थी वो उनको एलियनेट करके ही रखता था। एक आम लड़के को लड़की को जो कि बिटवीन 20 एंड 30 हैं, जो कि वर्किंग एज हैं, जो कि एजुकेट हो चुके हैं, मैं जो अभी एजुकेट हो रहे हैं उनके बारे में तो मैं भी शायद नहीं कह सकूं विदाउट इंटरव्यूइंग देम, लेकिन ये 20 टू 30 ईयर ओल्ड्स हैं, इनके लिए रियासत एक पैरासाइट है। इनके लिए रियासत जो है वो एक रास्ते में स्पीड ब्रेकर है। उनको अंडरस्टैंडिंग है कि पुलिस वाला मुझे रोकेगा मेरे भला के लिए नहीं रोकेगा। मेरा वीज़ा अगर लगेगा तो मेरे वीज़ा के ऊपर फिर जो मज़ीद मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी वो मेरी भला के लिए नहीं है। मुझे मुल्क से जाने से पहले फिर भी प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक आदमी जो है वो मुझे अपनी चाय के लिए इंतज़ार कराएगा, फिर मुझे खामखाई में मेरा पूरा दिन ज़ाया करेगा। ये रियासत मेरे लिए नहीं है। इस रियासत से बचना मेरे लिए मुफीद है। मैं बैंकिंग करूँगा तो मुझे बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे 10 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि रियासत उससे पूछ रही है। मैं पैसे कमाऊँगा, मुल्क में मंगाऊँगा, वो आने में हफ्तों ताख़ीर होगी क्योंकि रियासत मुझसे पूछेगी। मैं मुल्क से जाने पैसा भेजने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ मंगाना है जिसकी वजह से मैं काम कर सकूँ, रियासत मुझे नहीं भेजने देगी, वो 10 सवाल पूछेगी। मैं कोई ऐसा काम करूँगा जो कि पाकिस्तान में अभी रिवायती तौर पर रियासत नहीं कर रही, तो रियासत शक की बुनियाद पर मुझे रोक देगी कि शायद ये कुछ गलत कर रहा है। मैं कोई भी चीज़ डिजिटाइज़ करने की कोशिश करूँगा तो रियासत सोचेगी कि इसके अंदर कोई चोरी है। मैं कोई भी चीज़ ऐसी करने की कोशिश करूँगा जिसको अभी तक कोई और हज़म नहीं कर चुका हो, तो रियासत सोचेगी हैंग ऑन दिस इज़ फ्रॉडुलेंट। अब आप हमारी पोज़ीशन क्रिप्टो, आप हमारी पोज़ीशन डिजिटल एसेट्स, यूट्यूब, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर बच्चों ने पहल की हो, नौजवानों ने पहल की हो, जो उनके लिए नेचुरल हो, आपके लिए एलियन हो, आपके लिए समझने की देर हो, वो चीज़ समझते हुए आए हों, जो भी चीज़ हो, उसके अंदर आप देखें कि रियासत ने कभी उनका हाथ बटाया हो। हम आईटी पार्क बनाएँगे। अब आईटी मतलब इसके ऊपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने बात की है कि आप ज़मीन बेचना, ज़मीन की कटौतियाँ रेंटल, करना, रेंटल, कॉर्नर प्लॉट देना, अब वो आईटी पार्क का कॉर्नर प्लॉट, आपको इसके अलावा कुछ रेंटल, आता ही नहीं है। रेंटल, रेंटल दे दें। और आप या तो आप हिस्सा ले लेंगे किसी चीज़ में जो आपको आधी-पौनी समझ आ जाए। अगर हिस्सा लेना नहीं आता तो भई इसके प्लॉट बना के इसको किराए पे किस तरह दिया जा सकता है, इससे 10 नौकरियाँ किस तरह निकाली जा सकती है, इससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। Spoke about YouTube. Moise, I'm sure you have heard his name, Ducky Bhai. He is one of the very high-profile जी। YouTubers of the country. वो पकड़े गए थे। उनका बिनांस नहीं, बिनोमो एक बेटिंग ऐप है, उसके चक्कर में उनको पकड़ लिया था। रिगार्डलेस ऑफ उनका कंटेंट किस तरह का है, वो सब बात को भी साइड में रखते हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने एक खतरनाक चीज़ों को आश्कार किया, मतलब पब्लिक के लिए। मतलब मैं तो चूंकि अरेस्ट हो चुका था और मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था द लेवल ऑफ करप्शन दैट हैपेंस, लेकिन उन्होंने जो बताया है कि उनकी फैमिली से कुछ 3-3.5 लाख रिश्वत ली गई है इन स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। वो 3 महीने अरेस्ट रहे। कितने, तकरीबन ये 8 करोड़ रुपए मोइस, 8 करोड़ रुपए ऑफिशियल रेट। ऑफिशियल रेट, हाँ बिल्कुल ऑफिशियल रेट। 8-8.5 करोड़ रुपए रिश्वत दी है डकी भाई ने, जिसके 80 लाख, जो पाकिस्तान का मोस्ट वेल नोन यूट्यूबर है, उससे ले लिए उन्होंने। जी। और फिर वो कह रहा है कि मेरा भला हो बिग ब्रदर का, बड़े भाई का, कि बड़े भाई ने आके मुझे बचाया। कुछ लोग बड़े भाई की तारीफ कर रहे हैं, और फिर अलग बातें हो रही है, बड़ी किस्म की बातें हो रही है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है मोइज, ये बड़ा भाई हमें तो नहीं बचाने आएगा, या बड़ा भाई हर एक को तो बचाने नहीं आता। ये बड़ा भाई का जो सिस्टम है कि बड़ा भाई बचाएगा, ये किसी कार्टेल, पाब्लो एस्कोबार, मुंबई की कंपनी, डी कंपनी में, एमक्यूएम के जमाने में यूनिट इंचार्ज वाले बड़े भाई, उस वक्त तक तो ठीक था। ये एक लॉलेसनेस की निशानी नहीं होती कि एक बड़ा भाई है, एक मसीहा, एक अंदाता, उसकी नजर पड़ गई तो वो बचा लेगा। यार एक रियासत में बड़ा भाई रेगुलेटर होता है ना। हाँ। अगर एक फर्द है बड़ा भाई तो वो सबका बड़ा भाई तो नहीं हो सकता हाँ। ना। जब वो सबका बड़ा भाई बनता है तो वो रेगुलेटर होता है, अम्बड्समैन होता है, उसका नाम होता है ना पुलिस अम्बड्समैन, हाँ। जिसका काम होता है इस तरह की ओवरसाइट को रोकना। अब यहाँ पे अगर बड़ा भाई एक एक्चुअल बड़ा भाई है हाँ। जो आपके लिए आके इंटरवीन कर रहा है तो वो बाकियों के लिए तो इंटरवीन नहीं करेगा। ये आपने इन साहब का नाम लिया, इनको मैं पहले तो साफ सी बात है नहीं जानता था, लेकिन इनका एक गाड़ी का रिव्यू में देख रहा था जिसके अंदर इन्होंने एक महंगी गाड़ी ली और उसके बारे में एक फ्लिपेंट सी बात हुई थी कि हाँ ये मैंने कल फैसला कर लिया, ले ली। तो मैंने सोचा भाई ये कौन है जो 5 करोड़ रुपए की गाड़ी इसने ऐसे ले ली। तो मैंने ज़रा ढूंढा तो पता चला वो एक 100 इंच का टीवी भी ऐसे ही ले रहे हैं और इनकी वालदा उनके लिए दुआ कर रही हैं। और मतलब व्हाटएवर इट इज दैट जनरेट्स द कंटेंट, आई कांट स्पीक फॉर द कंटेंट, नहीं करते। लेकिन फिर मैंने देखा
जब ये अरेस्ट हुए तो मैंने ज़रा और देखा कि इनके जो अरेस्टिंग ऑफिसर थे वो मंसूर अली खान के शो पे जाके मेरे ख्याल से वही थे, वो होलियर देन दाओ बन के वो बता रहे हैं कि Morality. ये एक्चुअली ये ग्रो है और ये बड़ा गलत है। और वो अब जो बात सामने आ रही है, एक तो वो जिस तरह ट्रीट हुए, अगर ये पैसों का ही क्राइम था तो इतनी दिनों के लिए अरेस्ट रखना, इतने दिनों के लिए खुफिया तौर पे बंद करके रखना, ये महज मालियाती खुर्द-बुर्द पे ये बनता नहीं है। आप उसके पैसे ज़ब्त कर लें, अकाउंट सीज़ कर लें, उसको घर भेजें। आपने इतने महीनों के लिए बंद करके क्यों रखा हुआ था? तो ये मिसिंग क्यों थे? हाँ। अब मेरी नज़र में तो इसीलिए थे, इसलिए कि बहुत पैसे थे उनके पास और वो पैसे किसी तरह निकालने थे। अब आप किसी के बाइनेंस वॉलेट में से पैसे निकालते किस तरह हैं इमरान साहब? आप किसी के बाइनेंस वॉलेट में से उसको आप मतलब हाँ, हाँ। उसको ज़ोर बाज़ू ही उससे पैसे ले सकते हैं। और आप जिस ज़रिए से फिर अपने पास ले सकते हैं वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर है कानूनी ही तौर नहीं। पे आपके पास फाइनेंशियल वॉलेट इस तरह का बाइनेंस वॉलेट हो नहीं सकता। तो जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भई मेरी एक अकाउंट थी, वो मुझसे खोली गई। इन एफआईए साहब को इतना पता था कि उसको खोला किस तरह जाता है और फिर उसको ट्रांसफ़र कर लिया गया। ट्रेड्स को बेच के वो अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया गया। तो यानी कि वो खुफिया तौर पे वो एक चीज़ खोल चला के रहे बैठे हैं। हुए थे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि इनको इसका इल्म कितना है या नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपके ज़माने में जब आपको अरेस्ट किया हुआ था, तो जो आपके जो इंस्पेक्टर साहब थे, उनमें से एक कम से कम जो है उनके तो मुझे याद है उनके एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट उनकी शक्ल पे नज़र आ रहा था जब उनको पता चला कि भई फलाँ मेरे पास कंप्लेंट आई है और वो बाइनेंस से रिलेटेड है। और वो उनका इंटरेस्ट मेरे लिए साफ ज़ाहिर था कि वो इसलिए कि इसमें मतलब मेरा भी बाइनेंस हाँ, वॉलेट है। हाँ। तो जब आप इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए, जिस तरह आपने एफआईए को किया, जिस तरह आपने नैब को किया, तो आप ये फिर मिनी डेविल्स बनाते हैं। ये मिनी मोगल्स बनाते हैं जो कि कंप्लीटली कंप्लीटली एम्पावर्ड होते हैं, जो कि अपनी फिर दुकानें चलाते हैं और अपने महल्लात बनाते हैं और अपने मतलब ये जो लोग हैं, ये ही बिट ऑफ समथिंग ही कुडंट च्यू विद डकी भाई। ही हैड $300,000, लेकिन ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनके $3,000 होंगे, हाँ, हाँ। जिनके $6,000 होंगे। 10,000 होंगे। जिनको आप मार पीट के उनसे उनका अकाउंट का वॉलेट का नंबर लेके, अब वो ना ये कंप्लेन कर सकता है कि मेरे पास ये वॉलेट था, वो वॉलेट होना गैर कानूनी है। ये पैसे कहाँ से बनाए, उसने उस पे टैक्स नहीं दिए होंगे, वो गैर कानूनी है। अब फिर उसके ऊपर ये कंप्लेन करना कि एफआईए वाले ने मुझे मारा है, ये प्रूव करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने जब उनको एम्पावर कर दिया, जब कोर्ट्स की इंटरवेंशन इम्पॉसिबल हो गई, जब आपने इन लोगों को एम्पावर कर दिया कि आप प्राइमा फेसी जाके इन्वेस्टिगेट करें और जो करना है इन्वेस्टिगेट करें, और उस बेसिस पे आपने किसी को भी उठाना शुरू कर दिया। अब देखिए, जिस कवानीन के तहत ये लोगों को उठाते हैं, ये पीका की तरह के कवानीन, ये बनाने की जवाज़ ये पेश की गई थी कि बच्चों का फ़ाश मवाद बेचा जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी पोर्नोग्राफी। बेची जाती है, रिवेंज पॉर्न की जाती है। ये जो सेक्शंस हैं इस कानून के जो आज तक इस्तेमाल होते हैं, जो सेक्शंस आपके खिलाफ भी लगाए गए हैं, वो सेक्शंस प्राइवेसी ऑफ द पर्सन से रिलेटेड है कि आपने किसी की आइडेंटिटी जो है उसको उस पे तोहमत लगा दी, आपने किसी की आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी। ये इल्ज़ामात आपको पकड़ने के लिए लगाए गए हैं। तो जब आपको पकड़ने के लिए लगाए जा सकते हैं, तो कोई बेचारा जो कि बेचारा तो नहीं कहूँगा, चलें, जो छोटा चोर जिसने $10,000 कहीं से ले लिए हैं, वो तो अगर एक कंप्लेंट आती है कि जी एफआईए के अव्वल तो एफआईए के पास आप बराह रास्त इस तरह कंप्लेंट ही किस तरह कर रहे हैं विदाउट अ मैजिस्ट्रेसी। आप बराह रास्त कंप्लेन कर रहा है कोई कि जी इसने मुझसे $1,000 चोरी कर लिए। अब वो एफआईए वाला जो है वो हरकत में आके आपके खिलाफ प्राइवेसी एंड आ गई डिग्निटी है। ऑफ पर्सन का पर्चा कटा के, जिसकी कोई एफआईआर की बेल नहीं है, जिसका उसको आपको अरेस्ट करने से पहले इजाज़त मौका मिलेगी। देने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट की इंटरवेंशन की आपके पास ना टाइम है, ना हाई कोर्ट अब इंटरवीन करेगा। वो आपको उठा के ले जाता है, इल्ज़ाम लगाता है डिग्निटी ऑफ पर्सन, इल्ज़ाम लगाता है आइडेंटिटी फ्रॉड, इल्ज़ाम लगाता है थेफ्ट ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और एक्चुअली कर क्या रहा है, मतलब आप सौदा कर रहा है। टटोल रहा है आपको। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये मैंने बहुत देखा, मतलब ख़ैर अभी हमने डिसाइड किया था कि हम अपने जी, एक्सपीरियंस और अपने केस के जी। मुतालिक बात नहीं करेंगे, आपने इसके लिए मुझे मना किया था। लेकिन ख़ैर ये इस पे किसी और दिन कहीं और हाँ, बात सही। हो सकती है। वही, लेकिन मैं इस पे ज़रा फिर आता हूँ, क्योंकि मुझे क्या यही वो वजह नहीं है कि जिसकी वजह से बिज़नेसमैन भाग रहे हैं? कि आपको बिग ब्रदर तक रसाई चाहिए, और वो बिग ब्रदर अबव वोट कैसे है मोइज़? वो भाई बिग वो बिग ब्रदर हर चीज़ में इंटरेस्टेड भी तो है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि जब मैं बिग ब्रदर हर एक के साथ एक जैसा सलूक कैसा रखेगा? कैसे करेगा? टाइम कैसे होगा? और देखिए, एक्सेप्शन रूल जो है वो इतना बुरा है कि हर आदमी को अपनी एक्सेप्शन की ज़रूरत है। हाँ, और उस एक्सेप्शन के लिए भी एक कॉस्ट है फरहान साहब, मतलब हर बिग ब्रदर जो है नेक नियति से ये समझे कर रहा। नहीं कर रहा यानी भाई। उसकी भी इंटरवेंशन इसलिए आ रही है, इसलिए उसके मफाद में भी है इंटरवीन मतलब मैं करना। ये समझना चाहता हूँ कि ये सरफराज साहब जो एडिशनल डायरेक्टर जो भी हैं एफआईए के, जिनके खिलाफ ये इल्ज़ामात आ रहे हैं, मोइज़ बिल्कुल एक अलग बात करता हूँ, बिल्कुल अलग बात। हम 2017-18 में यहाँ एक ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया, तो उसमें एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हो चुका था उस वक़्त, और सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो उसका अम
आर्मी ऑफिसर्स थे, वो ब्रीफ कर रहे थे कि हम सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, काफ़ी सारे सहाफ़ी बैठे, बताया भाई ये था, इनके उनके लिंक्स क्या थे, ये वो। तो मेरे ज़हन में जो पहला सवाल उनसे आया, मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ी-सी हैरानी हो रही है आपकी ब्रीफिंग सुन के 2017 में। कहने लगे क्यों? मैंने कहा हमें तो 94, 96, 97 में पता था कि मुत्तहिदा के एनकेएम के लड़के इंडिया जाते हैं मोनाबाव से। हमें कराची में ये कॉमन नॉलेज थी यार वो जो कि जेल के अंदर से उसने कन्फेशनल वीडियो हाँ, रिकॉर्ड किया सौलत था। मिर्जा मत जेल वाली। मैंने कहा ये तो हमें तो आपको ये मतलब 20 साल नहीं पता चला ये बात। सो आइदर या तो आप नाअहल हैं या आप शरीक जुर्म हैं। जी मतलब आप दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। मतलब ये जो सरफराज साहब है यार, इसने $3 लाख का बाइट मोइज इसने ऐसे ही मार दिया मोइज डकी भाई के साथ। मतलब इसको पता है कि ये बंदा पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस है, ये उसमें $3 लाख ले रहा है मोइज। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि ये अदरवाइज क्या हो रहा होगा, और ये क्या पहली वारदात नहीं हो रही होगी। तो मैं ये मान नहीं सकता। ये वो वारदात है जो वारदात करने वालों पे की जा रही है। हाँ ये जी, मतलब ये आम वारदात आम नहीं है, वारदात नहीं है ये करप्शन की जा जी। रही है। मैं ये बादियो नज़र कह रहा हूँ कि अगर डकी भाई ने पैसे बनाए थे फ्रॉम गैम्बलिंग ऐप्स तो वो गलत था। मतलब कानून मतलब मॉरली गलत था, ऐसा ही था नहीं कह नहीं रहा। गलत है, नहीं कानूनी कानूनी भी तौर गलत पे है, गलत है। गलत है। अब क्योंकि एक कानूनी तौर पे गलती हो गई है, रियासत का फिर अमल में आ गया है, रियासत काम करने लगी है, तो वो उस करप्शन के ऊपर करप्शन कर रही है। हम उन पैसों की बात कर रहे हैं। हम इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी को नहीं, बेहतर करने के ये वो लिए नहीं हो रहा। इसको रोकना है, वो ये तो बात नहीं बाहर हो खड़ा रही। हो, भाग रहा है, वो वीजा वो लगवा रहा है क्या? अपने, वो एफआईए काउंटर पे खड़ा हुआ है। हम चोर को पकड़ के उसके अंदर से कितने पैसे निचोड़ सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो जो मैं कह रहा हूँ जो जी लेजिट बिजनेस है, जी वो तो इस वक्त वो खड़ा हुआ है, वो दुबई की इमिग्रेशन करा के यूं करके बोल रहा और फरहान साहब देखिए, आप डिजिटाइजेशन आप करते हैं इस नियत से कि इसको पकड़ना आसान हो जाए। आप डिजिटाइजेशन मेरी ज़िंदगी आसान करने के लिए नहीं नहीं करते। करते। एक वकील साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, वो ट्रांसपेरेंसी आती है। वो कल कह रहे हैं कि जी एक ई टिकट इशू हुआ, ई बोर्डिंग का डिजिटल हाँ, बोर्डिंग की हाँ। इजाज़त मिली एयरपोर्ट पे, तो मैं बड़े खुशी-खुशी अपनी गाड़ी में डिजिटली बोर्ड करके मैं एयरपोर्ट पहुँचा। तो मेरी एयरलाइन ने कहा जी बिल्कुल आप सीधा जाएँ, आपके पास कोई लगेज नहीं है। तो मैं अपना बैग लेके पहुँच गया इमिग्रेशन इमिग्रेशन नहीं, लोकल फ्लाइट लोग थी, ऐसा लोकल फ्लाइट लोकल फ्लाइट। वो इमिग्रेशन पहुँच गए तो वो जो बॉडी चेक हुआ, बॉडी चेक वालों ने कहा जी बोर्डिंग पास? नहीं है। उसने कहा मेरे पास बोर्डिंग पास तो नहीं है। मैंने कहा वापस जाएँ। अब वो वापस गया, नहीं उसने कहा ये देखो ये बोर्डिंग पास, ये बोर्डिंग पास टप्पा दिखाएँ। टप्पा हाँ, तो लोकल फ्लाइट, लोकल फ्लाइट टैक्सी, बस बस बिल्कुल। वापस गया। उसके साथ वो एयरलाइन वाला आया कि नहीं ये तो मैं रिज़ॉल्व करूँगा, शायद इसलिए कि लोकल फ्लाइट है। उसने कहा कि जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के आपको जाने नहीं दे हाँ, सकते। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है वो पाकिस्तान भी के आपको अंदर, बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर। हाँ, इंटरनल फ्लाइट। वो फिर उस बंदे को वापस लेके गए, उसको अल्लाह। और उसका नतीजा ये था, उसका कहना कि मेरी तौबा है मैं इनके कोई डिजिटल इनिशिएटिव या हाँ, ग्रीन हाँ। इनिशिएटिव के इट्स पीछे बेटर पड़ा टू हूँ। बी ऑफ द ग्रिड। यहाँ पे एब्सोल्युटली। इट्स बेटर टू बी ऑफ द अब ग्रिड। एक शनाख्ती कार्ड है, नादरा वर्ल्ड लीडर है इस मामले में, 25 हाँ, साल हो गए हैं बिल्कुल उसको है, चलते हुए। बिल्कुल है। एक शनाख्ती कार्ड है, उस पे चिप एंड पिन है। दुबई जैसा मुल्क, देखिए 2 तरह के ममालिक होते हैं ना दुनिया में, एक जिनमें घुसना मुश्किल, एक जिनसे निकलना मुश्किल। सही। अब दुबई जैसा मुल्क जिसमें घुसना बादियो नज़र मुश्किल, अगर आपके पास वो कार्ड है एमिरेट्स आईडी, तो आपको बगैर किसी से इंटरैक्ट किए, बगैर किसी से मिले 10 सेकंड के अंदर मुल्क अपने अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे देता है। आई स्कैन करके, आई स्कैन अगर फेल हो जाए तो कार्ड स्कैन करके, कार्ड स्कैन अगर फेल हो जाए तो उंगली हाँ, स्कैन करके। आपको किसी बंदे से मिलने की ज़रूरत नहीं होती, आप आएँ, यू आर ऑन द सिस्टम। हमारे शनाख्ती कार्ड के चिप एंड पिन होने के बावजूद हर बंदा आपसे उसकी फोटोकॉपी मांगता है। बिल्कुल ठीक। हर बंदा अपनी फाइल पूरी करने के लिए, कोई भी आपका कार्ड जो है वो स्मार्ट स्कैन करने को तैयार नहीं है। हुँ। हर जगह आपसे मांगा जाएगा, हर जगह उसकी कॉपी मांगी जाएगी, हर जगह आपके रास्ते में किसी ना किसी तरह की इशू क्रिएट किया जाएगा। This is something we will come back to at the end of the podcast. सर I want to we'll talk about the Pakistani dream. हाँ But before हाँ that, let me talk. अली हसनैन को आप जानते हैं, जी जी लम्स के जी जी इकोनॉमिस्ट हैं, जी जी जबरदस्त आदमी जी हैं, जी ईमानदार, जी जी इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। जी उन्होंने एक पॉलिसी पेपर छापा था कुछ अरसे पहले, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। उसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा था, उसका स्ट्रक्चर है पाकिस्तान कैसे ठीक होगा, पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक होगी। और उसके अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों की बात की है। उन्होंने कहा है कि द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, द सैंक्टिटी ऑफ प्रॉपर्टी, द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे सैंक्टिटी, इकोनॉमी और कानून यूं जुड़ गए। मतलब सैंक्टिटी तो कानून, सही कह रहा हूं मैं, सही रीड कर रहा हूं। मतलब सैंक्टिटी का मकसद ये है ना कि उसका तकद्दुस, तकद्दुस किसी भी चीज का कोई कवानीन तय करते हैं, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी। सो वो कह रहे हैं कि मईशत को अगर ठीक करना है, मतलब उन्होंने, मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। मैं कहता भाई ये, मैं समझता हूँ ये कहेंगे कि टैक्स रिजीम चेंज करो, ये करो, वो करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मईशत को ठीक करना है तो लाइफ,
प्रॉपर्टी और मुआहिदों का, एग्रीमेंट्स का सैंक्टिटी को देखिए इसकी जो लीगल फिलॉसफी है ना उसे कहते हैं लीगल सर्टेनिटी। ओके कि कानून जो है वो फर्म हो, वो अंडरस्टूड हो, उसकी हैयत का के ऊपर किसी को शक ना हो, हाँ। और उसके अंदर बार बार रद्द बदल ना हो। ठीक है और लीगल सर्टेनिटी इस वजह से कहा जाता है कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्स चीज़ कह दी है तो अब 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट इस पर नज़रसानी नहीं करेगा। हाँ। अगर कानून एक आ गया, एक इम्पोर्ट पॉलिसी आ गई है, चाहे वो गाड़ियों की है, चाहे वो मशीनरी की है, चाहे वो सनतकारी की है, अब वो पॉलिसी अगर एग्जीक्यूटिव की तरफ से आ गई है तो वो 10-20 साल तक चेंज नहीं होगी। किसी भी चीज़ में सर्टेनिटी, पॉलिसी सर्टेनिटी, तसलसल लीगल सर्टेनिटी, सर्टेनिटी उसका Certainty. उसका यकीनी होना यकीनी होना ठीक है एक बुनियादी उसूल है। कवानीन में भी एक बुनियादी उसूल है कि आप आज अगर एक टैक्स रेट रिडक्शन का वादा करते हैं तो वो मिफ्ता और शाहिद खान अब्बासी की 6 महीने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो एक एक्चुअल अब नाउ दैट अ पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इट शुड बी एन एक्चुअल अक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ उसके पीछे होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। लीगल सर्टेनिटी का ये हाल है कि एक अंडर एज बच्चा एक इलीगली रजिस्टर्ड गाड़ी को रात के 1 बजे चलाते हुए 2 लोगों की जान ले ले, तो हमारे कानून में ये गुंजाइश है कि उसकी फैमिली उसे माफ़ कर दे। ये रही क्रिमिनल लीगल सर्टेनिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल सर्टेनिटी ये है जो सैफायर ग्रुप वाले साहब का आपने हवाला दिया कि अगर आपने एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन का बहुत बुरा ही सही कॉन्ट्रैक्ट रियासत के साथ क्राफ्ट किया है, तो अगर आने वाले रियासत के रिप्रेजेंटेटिव समझेंगे कि ये तो बहुत ही बुरा है, तो वो आपको डरा के आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करा लेंगे। ये हो गई कॉन्ट्रैक्चुअल सर्टेनिटी। वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की सर्टेनिटी तो आप देख लें इंफ्रास्ट्रक्चरली कराची में क्या हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सबसे बड़ा शहर है। ट्रांजैक्शनल ट्रेड सर्टेनिटी हालांकि इन चीज़ों से जुड़ी भी है, लेकिन जहाँ पर आपको ये नहीं पता कि मुल्क आपकी डॉलर एलसीज जो हैं उसको ऑनर किस तरह करेगी, कब करेगी, कितनी देर में करेगी। आपका पैसा आने से पहले आपसे 500 सवाल बैंक पूछ रहा है कि ये आप कहाँ से ला रहे हैं, अंडर द गाइज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। आप पैसा भेज रहे हैं तो आपसे 500 सवाल पूछ रहा है कि आप जायज़ भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। तो फिर anyone with half a brain would create another company, and that would be their own company. It wouldn't be in this country, and they'd start trading with that company and become basically clearing agents, and that's what's happening. मेरा एक सवाल है, लेकिन ये तीनों चीज़ें लाइफ, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कवानीन के ठीक या गलत हों जैसे भी हों, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो भी कवानीन आपने एक दफ़ा बना लिए वो रहें वैसे ही, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हमारा मसला क्या है? हमारे कवानीन ही ठीक नहीं है, देखिए मैं हमें पॉलिसी आईन ही ठीक नहीं मिला, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं हमारा आइन बहुत उम्दा था अच्छा। 26वीं तरमीम से पहले तक, 18वीं तरमीम के बाद से मतलब काम का था। इट हैड एवरीथिंग सेड इनटू इट, ऑल इट नीडेड वाज फर्दर एंड फर्दर इम्प्लीमेंटेशन। इट हैड 140A, लोकल गवर्नमेंट होगी, फ़ाल होगी, उसको फ़ाल करना आपका काम था। प्रोविंसेस इम्प्लीमेंटेशन क्या इशू आ मज़ीद प्रोविंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पाइप ड्रीम है, ये एक क्रिएशन ऑफ इनएफिशिएंसी है। लोकल गवर्नमेंट एम्पावर अगर आप कर देंगे तो प्रोविंसेस जो हैं वो सेरेमोनियल रह जाएंगी, लेकिन ये आपने नहीं करना। आपने 25 झंडों वाली गाड़ियाँ बनानी है और उसकी वजह से जो 25 अरब रुपए और खर्च होने। खैर देखें, पॉलिसी सर्टेनिटी, पॉलिसी का तसलसल इज दैट काइंड ऑफ सर्टेनिटी। लीगल सर्टेनिटी इज दैट यू विल गेट फॉर अ सर्टेन क्राइम समवन विल बी पनिश्ड इक्वली, वो नहीं है। फॉर अ सर्टेन प्रोहिबिशन एवरीवन विल बी पनिश्ड इक्वली, वो नहीं है। फॉर अ सर्टेन सेक्टर एवरीवन विल बी अलाउड टू ऑपरेट इक्वली, वो नहीं है। फॉर अ सर्टेन इफ आई वांट टू वर्क अ सर्टेन वे एवरीवन विल हैव द सेम अपॉर्चुनिटी, वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअली अगर आप ये सब कुछ सर करने के बाद आपको एनओसी मिल जाता है, आपको क्लियरेंस मिल जाती है, आपको डिस्पोजल अगर आप कोई एक्सप्लोसिव्स में डील कर रहे हैं तो उसके जो 10 अलग क्लियरेंसेज हैं वो मिल जाती हैं। अगर किसी सेंसिटिव चीज़ में डील कर रहे हैं तो चलें आपको वो रेलेवेंट क्वार्टर से वो क्लियरेंसेज मिल जाती हैं। उस सब कुछ के बाद आपने अगर रियासत से कॉन्ट्रैक्ट किया और रियासत उस कॉन्ट्रैक्ट को फेल करती है तो आपको जो कोर्ट्स जिनको आम है आपको प्रोटेक्ट करना, वो आपके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, या कुछ करने को अगर तैयार भी हैं तो भी बेबस है। और रियासत का आखिरी स्टांस क्या होता है जब वो कोर्ट, अव्वल तो वो आएंगे ही नहीं कोर्ट, जब वो आएंगे कोर्ट तो उनका लास्ट पोजीशन ये होती है कि वी डोंट हैव द मनी। सो फ्रॉम स्टील मिल कैंसलेशन by Iftikhar Chaudhary and Barrick Gold wala FOPA to this, we have come a whole circle. कि मतलब एक जगह गैर ज़रूरी तौर पे जुडिशरी इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2 ऐसे फैसले दिए जिस मतलब उसके बाद से 200 अरब रुपए स्टील मिल खा चुकी है और हमें एक धेले का फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था ये आपने सस्ती बेच दी। बैरिक गोल्ड में जो हुआ आपको पता है, मुसीबत पड़ गई हमें। वो एक एक्सूबरेंस वहाँ से लेके और अब ये आ गया है कि अब जहाँ पे कुछ बचाना भी है, करना भी है, मतलब नॉर्मल नहीं चल सकते हम लोग। नहीं, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि बैरिक गोल्ड भी आज ही के फैसलों जैसा फैसला था। बैरिक गोल्ड के पीछे भी इफ्तिखार चौधरी साहब, अच्छा, नहीं बैरिक गोल्ड भी अच्छा, सही है।
पहले भी यही था। हाँ मतलब हाँ, क्योंकि वो सबर मुबारकबंद साहब नहीं, कूदते थे साथ। वो हाँ, बिल्कुल ठीक। माइनिंग एक पुराना शौक है। बिल्कुल ठीक है, सही है, सही है। मोइज़, दिस कनेक्ट्स मी, जब आप ये कह रहे थे ना कि जो कानून मुझ पे अप्लाई होगा, वो दूसरे पे भी होगा। मोइज़, मैं इस पॉडकास्ट की तैयारी के लिए, क्योंकि बिन टू अमेरिका क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, आई नो इसको को पॉलिटिकली को बहुत मैं करेक्ट बात नहीं कह रहा, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब यू सी दैट। द रीज़न व्हाई आई से दैट इज़ बिकॉज़ उनके यहाँ वाक़ईतन आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो कुछ नहीं हो, वो कुछ हो जाता है अपनी ज़िंदगी में। फिर मैंने इस पॉडकास्ट से, क्योंकि हर चीज़ सोशल इशू है ना, वो इसमें इकोनॉमी हो, लॉ हो, तो मैंने अमेरिकन ड्रीम के बारे में सर्च किया। वही हमने फिल्मों में, ड्रामों में, नेटफ्लिक्स से पढ़ा था, अमेरिकन ड्रीम, द अमेरिकन। तो अमेरिकन ड्रीम के 4 बुनियादी सुतून हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ऑल, मेरिटोक्रेसी, फ्रीडम एंड अपवर्ड मोबिलिटी। मेरे ख्याल से इसको इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है शायद। व्हाट इज़ द पाकिस्तानी ड्रीम राइट नाउ? बच के निकलो। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। Wow. चाहे वो That's लोकल like हो, more like a fear, nightmare. चाहे वो लोकल हो। देखिए मिडिल क्लासेस के लिए वो एक लोकल बात है कि पुलिस से बच के निकलो, एफबीआर से बच के निकलो, Allah. बैंक की इंस्पेक्शन से बच के निकलो, अपने फैक्ट्री इंस्पेक्टर से बच के निकलो। जो अपर मिडिल क्लासेस हैं उनके लिए ये फिर पाकिस्तान से बच के निकलो हो जाता है। और आई थिंक हम इन दोनों चीज़ों के अंदर ही घूमते हैं। लेकिन जी, आप इगैलिटे फरहान साहब, एक आदमी ये इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क एक हर मुल्क में होता है। वो ये होता है कि सेकंड चांसेस। एक गरीब आदमी अगर एक मेरिटोक्रेसी के अंदर राइज़ कर रहा है तो उसको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अगर उससे कोई क्राइम हो जाए, उससे कोई गलती हो जाए, उससे कोई ड्रग इंड्यूस्ड बिहेवियर हो जाए, तो वो ही विल ड्रॉप ऑफ, ही वोंट हैव द सिक्योरिटी नेट। In a place like America, maybe not in Europe, but in a place like America, the rich person's kid would be able to come back. The father or the mother will be able to get a lawyer. They'll be able to recover. तो जो गरीब मेरिटेड लोग होते हैं दुनिया भर में, उनको ये समझ आती है कि लाइफ डजंट गिव यू सेकंड चांसेस। और अमीर लोग जो होते हैं उनको सेकंड चांसेस मिलते हैं। यहाँ पे वो फर्स्ट चांस ही नहीं oh है। my, देयर इज़ नो चांस। उफ, वो चांस क्रिएट करने के लिए अगर किसी के, कोई मुतवसत तबके के इंसान के वालिदैन थक हार के, अपना पेट काट के, अपनी ज़िंदगी के बेस्ट ईयर्स ज़ाया करके, लगा के उनको एजुकेट कर दें, तो उनकी एजुकेशन का मेयार ऐसा नहीं है कि वो कम्पीट कर पाएँ। उनकी एजुकेशन का मेयार अगर वो किसी तरह मीट करके किसी स्कॉलरशिप पे मुल्क से बाहर जाने लगें, तो उसके जो वो बैरियर्स टू एंट्री हैं वो बता दिए। सब कुछ करने के बाद वापस आएँ तो क्योंकि वो एक उनका सोशल कैपिटल नहीं है, उनके ताल्लुकात नहीं हैं, तो वो उसका क्या कर सकते हैं, इन द एंड वो डाइल्यूट हो जाए। उनके बोलने का तरीका जो है वो आपके अशराफिया को पसंद नहीं है, या उससे वो एक्सपोज हो जाते हैं कि ये एक्चुअली मेहनत करके ही आए हैं, उनकी कोई बेसिस नहीं है। ये दीज आर मतलब दीज एग्जांपल्स आर क्लियर टू सी फॉर एवरीवन। बिल्कुल ठीक। तो अमेरिका फर्स्ट चांस, मैनी चांसेस। आई डोंट सी एनी चांसेस हियर। Boys, but who will give that first chance? Is it a political problem? Is it a economic problem? Is it a social? ये क्या है मोइस? क्योंकि आपने ये कहाँ से मिलेगा चांस? या हम नहीं मिलेगा चांस? मतलब मैं ये मत कहना यार नहीं मिलेगा। मैं यार इसका एक मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने एक टर्म कॉइन किया था। अम, मुशर्रफ ज़ैदी, मुबश्शिर ज़ैदी। मुशर्रफ ज़ैदी, अच्छा चले, मैं उन्होंने स्पोक्सपर्सन। हाँ, पहले उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था कि ये एक प्लूरैलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। मुझे वो लफ्ज़ नहीं याद आ रहा हम्म, कि इट वाज़ अ क्लस्टर ठीक है। इशू, हाँ नॉट। हाँ हाँ, आई नो। अब ये चांस क्रिएट शायद आज के बच्चों के लिए ना हो, लेकिन कल के बच्चों के लिए क्रिएट पॉसिबली किया जा सकता है, अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता ये जो डोरे हैं इनको समेटना शुरू हो जाएँ, कि रियासत पहले तो इंटरफियर करना बंद कर दे। जो चीज़ उसको समझ नहीं आती ना उसमें घुसना बंद कर दे। फिर अगर वो अगर इजाज़त देना बहुत मुश्किल है तो इजाज़त का प्रोसेस आसान कर दे, या फिर उस इजाज़त में पड़े ही नहीं। शूट फर्स्ट थिंक लेटर के आइडियोलॉजी से बाहर निकल जाए। लेट पीपल ब्रीथ। चाहे वो उनका अंदाज़े बयां आपको पसंद नहीं है, चाहे उनका, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज दैट पीपल गो ऑन टू मेक समथिंग आउट ऑफ समथिंग। इट इज़, economies aren't created, when Twitter was created, it was supposed to be a place where random people shared movie reviews. When Amazon was created, it was a place where hobbyists were supposed to share old books and CDs. They became
Market forces. multi-trillion dollar market movers, Twitter in ancillary terms, something that disrupted the media. These things weren't made for these reasons. They came about because intellectual curiosity was allowed for, that led to other things happening. Amalgamations happened. We didn't really know we were going to get here, but they got here because of of a marketplace of ideas. If you nip everything in the bud, इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की भी एक बहुत पावरफुल लाइन है, वो बार बार रिपीट करते हैं कि हमें क्या पता हमारे कितने आइंस्टाइंस जो हैं वो मेसन है, हमें क्या पता हमारे कितने गिफ्टेड लोग जो अदरवाइज गिफ्टेड हैं उनके गिफ्ट क्या हैं, वो ये पता किए बगैर ही मर जाते हैं. देखिए फरहान साहब, ये अपॉर्चुनिटी कौन देगा? ये बड़ा आसान है कहना मैं दूंगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे बहुत सारे वकील हैं, यंग लॉयर्स हु कम थ्रू माई डोर्स, who I can tell, I am not better than them in any way other than the circumstances of opportunities that have come my way or luck. And I can also see, heartbreakingly, that they will likely never get to where I am because of the structural impediments. Also because of the 26th and 27th Amendment, also because of everything else That's part of the happened. structure. But because of the structural impediments to their rise, their merit will be systemically denuded from them till they are at a point where, we'll say that, okay, they've reached their ceiling. But that had no reason to be their ceiling. But Moiz, there's a World Bank issues a Human Development Index every year, in which it basically आप जो कह रहे हैं वो उसकी एक मेजरमेंट करते हैं. वो कहते हैं कि यार मोइज़ जाफरी के पास 100 यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल है. तो अगर मोइज़ जाफरी अमेरिका में होते तो वो अपने पोटेंशियल के कितने यूनिट्स को एग्जॉस्ट करेंगे, अगर वो जापान में होंगे तो कितने करेंगे, यूरोप में होंगे तो कितने करेंगे, इस तरह पाकिस्तान में तो दुनिया के जो बेहतरीन ममालिक हैं वो हैं फार ईस्ट में, जैसे जापान का अच्छा आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वो अमेरिका भी अच्छा ही आता है कि आप 76-78 यूनिट आप अमेरिका में भी कर लेंगे. वो इस पैलेस्टाइन का ये है 48 यूनिट्स. पैलेस्टाइन अ प्लेस वेयर देयर हैज बीन अ जेनोसाइड, मतलब जिसको तो दुनिया गजा इंक्लूडेड. गजा इंक्लूडेड, हाँ, इट्स 48. पाकिस्तान का 42 है. तो देयर यू गो. अफगानिस्तान इज 41. यानी कि अगर आप पाकिस्तान में पैदा हो गए मोइज़ और आपका ताल्लुक अशराफिया से नहीं है, नॉर्मल पाकिस्तानी है आप, तो आपके 58 यूनिट तो वैसे ही, मतलब आप अपने फुल पोटेंशियल 42% है आपका फुल पोटेंशियल 42 है, मतलब आपका आधी एनर्जी तो सिस्टम खा जाएगा. That's mind blowing. But it makes so much sense. Yes, it makes exactly. So I just said that. But मोइज़ नहीं, ये तो पता है मोइज़, मैं कह रहा हूँ ये मसला, मैं बंदों की बात नहीं पूछ रहा आपसे कि ये कौन ठीक करेगा. Is it a political problem? ये इस मुल्क के मेजॉरिटी ठीक करेगी तो सियासत से ठीक होगा. इस मुल्क की मेजॉरिटी मेरी उम्र से कम है, हाँ. आपकी उम्र की आधी है. ठीक है, हमें नहीं पता वो क्या सोचती है, हमें बस ये पता है कि वो हमसे तंग है. बिल्कुल ठीक है. अगर वो मुझसे तंग है इन माई अबाउट टू हिट 40, अगर वो आपसे तंग है अबाउट टू हिट मिड 40s, यस, तो हम ये यकीन से कह सकते हैं तो ये जो 65, 60, 70 साल के लोग हैं इनसे तो बखूबी तंग है. इनमें से एक आदमी इनकॉम्पिटेंटली इनको बस ये ख्वाब बेच पाया है कि वो उनके बारे में सोचता है, बस उसके पीछे लग गए बेचारे. और उसके पीछे ऐसे लगे कि उसको कुछ नहीं आता, उसने कोई भी चीज़ ठीक नहीं की, उसको उर्दू भी नहीं आती, आम ज़बान भी वो सही से नहीं बोल पाता, लेकिन पाइट पाइपर की तरह उसके पीछे पड़ गए. ये कहे तो रिजाल की एक एग्जाम्पल है ना. और उसके पीछे भी किस दिल से पड़े आपको नहीं पता, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ही नहीं की. लेकिन देयर वाज वन पर्सन हु सोल्ड देम अ ड्रीम एंड दे आर रनिंग आफ्टर हिम फॉर व्हाटएवर रीजन. एंड इफ यू डोंट एड्रेस दिस, if you don't give them an avenue to address it, then you'll keep finding people dying in ferries. मतलब trying to escape from this country has become an obsession for so many people. Moiz. And if someone wants to ask you, things can be brought down, distilled into very, very simplistic things. There are people dying in the seas of Europe to try and get out of this country. Moiz, I was in Malaysia अभी. वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे जो कि अच्छा बहुत लॉट ऑफ ब्रिटिशर्स सेटल इनटू थाईलैंड एंड वियतनाम एंड ऑल दिस कंट्रीज. उसने मुझे बताया कि ऑन द बॉर्डर्स ऑफ थाईलैंड एंड कंबोडिया एंड म्यांमार देर आर कंसंट्रेशन कैंप्स, काइंड ऑफ कैंप्स, जिसमें ये आईटी सर्विसेज के लिटरल कॉल सेंटर हैं, जिसमें वो स्लेव्स हैं, उनको बाहर जाने का ड्रीम दे के बुलाते हैं कि आपको आईटी की जॉब है. बेसिकली वो कॉल सेंटर स्पूफिंग कॉल सेंटर है. हाँ, वो स्कैम कॉल सेंटर है. स्कैम कॉल सेंटर्स. अभी सिकंदर करमानी ने इस पे स्टोरी भी की है. जी. आई डोंट नो सिकंदर करमानी भी किसके साथ एसोसिएटेड है. वही उसने मुझे बोला, मैंने पढ़ी है वो स्टोरी. कह रहे हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानीज आर देयर इन दोस कैंप्स हाँ, एंड दे आर ट्रैप्ड.
and it's like a concentration camp. और कंसंट्रेशन कैंप से उनसे जुर्म करवा रहे हैं कि किसी और से चोरी करके Yes. बैठ जाओ। Yes, वो चोरियां करवाते हैं उनसे जी। और उनको जाने भी नहीं देते और उनको बंद कर दिया वहाँ। जी। I'll ask one last time. आप Is पे it- इसका भी इल्जाम है। हाँ मुझ पे यही है स्पूफिंग boys is it a political problem? It's also a political problem. It's It a is. social problem. Everything that's a social problem can also be couched in political terms. Political terms. It's a political. So it's you a moral problem. It's a moral problem. Because of the lack of addressal by politics, it becomes a moral problem. मॉरल प्रॉब्लम की मजे की बात बताऊं आपको, मुझे एक आईटी के लड़के ने बताया, मैं ये नहीं करना चाह रहा था क्योंकि हम आवाम को रगड़ देंगे इसमें, लेकिन हक ये है कि ये बताया जाए। उसने बोला भाई पिछले हमारे एसएससीपी ने बहुत इसको वो किया है कि आईटी कंपनी रजिस्टर हो रही है, बहुत बूम आ रहा है आईटी कंपनी के रजिस्टर होने का, तो ये देखें हुकूमत तरक्की हो रही है। उसने बोला फरहान भाई पिछले पता नहीं पूरे नंबर्स दिए फरहान भाई 5 सालों में हुई थी इतनी, और ये 12-18 महीने में हो गई है उससे 5 गुना ज्यादा। तो मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहे नहीं, कह रहा है ये इंडिविजुअल्स हैं जो आईटी कंपनी के ऊपर रजिस्टर करते हैं और अपनी रेमिटेंसेस उसमें लैंड कराते हैं हाँ। ताकि उनका टैक्स उनको 0.5 ये नहीं फरहान साहब, देखिए जब सिस्टम आपको हाँ, एक्सप्लॉइट ये करता है तो ना, आप सिस्टम को तो एक्सप्लॉइट बैक करते हैं। आपको पता है ये सियाफाम लोगों के जब दौरा स्लेवरी था, तो उस ज़माने की एक टैबुलेशन है कि वो बीमार कितने दिन होते थे। हाँ। तो जो एवरेज टाइम लाइन ऑफ बीमारी है ना 10 दिन या 20 दिन, तो उससे कहीं ज़्यादा होती थी। हाँ। वो इसलिए होती थी इसलिए कि क्योंकि स्लेविश हेलिश एनवायरनमेंट होती थी, तो दे हैड ईच अदर्स बैक्स के अब इसकी बारी है कहना कि इसका आज कमर में दर्द है, ये काम नहीं कर सकता, अब इसकी बारी है कहना, तो छुट्टियां ज्यादा तो लेते थे। मतलब they would Game be able करते to थे। make a space for that. Would you blame them? No. Would you blame the guy who's paying not blaming. 50%? मतलब देखिए मैं मोरालिटी के जो भी ऊपर कह रहा था नहीं मोइस, नहीं है ये तो मोरालिटी नहीं है, अच्छा ये मोरालिटी मेरे लिए नहीं है। अच्छा जो आदमी, that's what I'm trying to say, देखिए मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया, इट्स नॉट स्लेवरी हियर, बट जो आदमी इस सिस्टम में रहते हुए काम करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई भी कॉर्नर कट कर ले, कोई भी कॉर्नर कट कर ले, मेरी नज़र में ये एक मॉरल इशू नहीं है। वाह मेरी नज़र में ये सोसाइटल इशू है, वाह पॉलिटिकल इशू है, एफिशिएंसी इशू है, ये मॉरल इशू नहीं है। मैं बहुत बड़ा मुनाफिक हूँगा अगर मैं ये कहूँगा कि मेरे ऊपर आज 39% टैक्स रेट बनती है। मतलब मैं, वो शब्बर जैदी साहब कहते थे ना, जो बंदा टैक्स देता है वो बेवकूफ़ है। मैं इस पे यकीन रखता हूँ, और अगर मुझसे आप कहेंगे वन लाइन एडवाइस, इफ़ यू गिव 39% और 42 और 45 व्हाटएवर योर टैक्स रेट इज, I feel sorry for you, and I do not feel that there is a moral obligation to pay it. अल्लाह अकबर, ये तो टैक्स एडवाइस हो गई। मोइस हमारी जो व्यूअरशिप है, चाहे वो रफ्तार हो या रफ्तार ना हो जिस पे पॉडकास्ट जा रही है, इट्स मेड अप ऑफ सोचने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, एक ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में कोई फ़र्क शायद डाल सकते हैं या डाल सकते थे, जो भी आप समझें, और इनकी एज ग्रुप है मेजॉरिटी इज़ 20 to 35 40 मैक्सिमम 25 से 35 मैक्सिमम है। उन्होंने हमारी पिछले 1 घंटे की काफ़ी खौफनाक बातें सुनी हैं, और मैं हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए कुछ आपकी बातें सुनना, स्पेशली वो जो आपने सेकंड चांस वाली बात की, मुझे बहुत दुख हुआ वो सुन के, फर्स्ट चांस वाली। Boys, but I don't want to end it like this. I know it's tough. I know you are personally affected. I am personally affected. लेकिन मोइज़ वो जो एक 25-30 साल का नौजवान इस वक्त मोइज़ जाफरी को देख रहा है कि मोइज़ जाफरी भी तो आखिर इस मुल्क में बैठे हुए हैं ना, फरहान मलिक भी इस मुल्क में बैठे हुए हैं। तो एक तो ये बताओ कि व्हाट कीप्स यू हियर, और दूसरा ये बताओ कि वो क्या करे। टेल हिम, गिव हिम अ वे आउट। 10 years ago इसका जवाब ये था कि द होप ऑफ अ बेटर टुमारो। आज का जवाब ये है कि आई एम टू ओल्ड टू गो डू एनीथिंग एल्स एनीवेयर एल्स, क्वाइट ऑनेस्टली। ओके, हाउ टू कीप एनीवन एल्स हियर, कि अगर आपकी मुनफरिद इंडस्ट्री में या आपके सर्कमस्टांसेस में अगर आज भी वो सिचुएशन है कि देयर इज़ अ होप ऑफ अ बेटर टुमारो, तो देन यू नो दिस इज़ होम। You'll always be, even though people like to treat you like an alien in your own country, it'll always be home. Otherwise, if there is no hope of a better tomorrow, then get out while you still can. all right, that was very honest. Pleasure to speak to you, Moise. Thank you. Thank you. Bushra, thank you.